पैट 2023 में हमने एक नहीं दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पहला एग्जाम आपका है पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा है मिथिला यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं तब बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, यानी कि आप लोगों का पूरा गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा और पेपर 1 की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी का, मिथिला यूनिवर्सिटी का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यू है। इसमें हम 60 एमसीक्यू लाए हैं आप लोग के लिए और ये 60 एमसीक्यू है जो कि एग्जाम में पूछे जाने का पूरा संभावना है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रखा है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। वो नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a primary function of University Grant Commission UGC? यानी कि क्या कर रहा है? नोट फंक्शन। यूजीसी का इसमें क्या काम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का प्राथमिक काम नहीं है? वो बताइए। फंडिंग यूनिवर्सिटी फंडिंग देता है, ये यूजीसी का काम है। सेटिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड को यूजीसी सेटिंग करता है, ये भी क्या है? यूजीसी का काम है। उसके बाद रेगुलेटिंग मेडिकल एजुकेशन। देखिए यूजीसी जो होता है मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट नहीं करता है, ये कौन करता है? एनएमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको रेगुलेट करता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। इसमें गलत वाले ऑप्शन ही चुनना है, तो आपका सी आंसर राइट होगा, क्योंकि सी क्या है? इसको मेडिकल एजेंसी को एजुकेशन को कौन करता है? एनएमसी करता है। एकेडमिक को ये नेक करता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या? सी हो जाएगा। एक्सप्लेन इसका क्या है? द यूजीसी फंड्स यूनिवर्सिटीज एंड सेट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बट मेडिकल एजुकेशन का जो है सो रेगुलेटेड बाय द एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल करता है, और एक्रेडिटेशन जो होता है उसको डन नैक करता है। ठीक, और नैक का फुल फॉर्म बताए हुए पहले वाला वीडियो में, आप इसको देख लीजिएगा। यानी कि यूजीसी विश्वविद्यालय को वित्तीय संहिता और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने में कार्य करता है, जबकि चिकित्सा शिक्षा का राष्ट्रीय आयोग एनएमसी करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। सेकेंड क्या है? अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन? क्या मतलब सुधार हुआ? 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत शिक्षा का प्रमुख सुधार क्या है वो बताइए। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल स्ट्रीम। क्या सिंगल स्ट्रीम चालू हुआ एजुकेशन सिस्टम में? नहीं भाई, सिंगल स्ट्रीम तो चालू नहीं हुआ। मैंडेटरी पीएचडी यूनिवर्सिटी क्या मैंडेटरी है पीएचडी करने के लिए? कोई मैंडेटरी नहीं है यूनिवर्सिटी संकाय के लिए पीएचडी। फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग मल्टीपल डिसिप्लिन, देखिए बहु विषयक शिक्षा का लचीलापन। आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की ओर मूव कर सकते हैं, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की खासियत है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में मूव कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को उन्मूलन करना, ये भी नहीं है। यानी कि इसका एक्सप्लेन क्या है? NEP 2020 allow the student to choose subject across different discipline, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप मूव कर सकते हैं। मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी इससे आ गया, यानी कि 2020 में छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ पढ़ने की अनुमति देता है, जिससे शिक्षा प्रणाली और अधिक लचीली बनती है। पहले क्या था? अगर साइंस पढ़े तो साइंस से पढ़ना, आर्ट्स पढ़े तो अब जो है साइंस वाला स्टूडेंट भी आर्ट्स से मूव कर सकता है, आर्ट्स वाला भी साइंस से मूव करता है। ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक, यानी कि अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हाइफा? यानी कि उस शिक्षा वित्त एजेंसी हाइफा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आपको मुख्य उद्देश्य बताना है, हाइफा का क्या काम होता है। फंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटी में जो फंडिंग का जो बिल्डिंग बनता है वो काम हाइफा का होता है। पढ़ाई लिखा का काम कौन करता है? जो ग्रेडिंग का काम तो नेक करता है, और एजुकेशन कितना उसका यूजीसी देख रेख करता है। ठीक है, रिसर्च टू फैकल्टी ये नहीं करता हाइफा। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं है यूनिवर्सिटी। यानी कि हाइफा का जो काम होता है फाइनेंशियल सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। क्या करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यही जो होता है हाइफा का काम होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या है आपका? Which initiative programs
कोलेब्रेशन बिटवीन द एडिशन कोलेब्रेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी कि भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाली पहल कौन सी है? तो ज्ञान। स्वयं क्या होता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे फ्री एजुकेशन मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएट स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेव एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है। एनआरएफ का नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। यानी कि उसके बाद ये इसका क्या होता है? ज्ञान, राइट आंसर। यानी ज्ञान जो होता है ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क है, इसका फुल फॉर्म वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट द नॉलेज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो नॉलेज एक्सचेंज होता है वो ज्ञान के थ्रू ही होता है। यानी कि ज्ञान जो होता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स है, जो भारतीय और विदेशी शिक्षाविदों के बीच ज्ञान आदान प्रदान करने बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या है? व्हाट इज द व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? एबीसी का मेन रोल क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? एबीसी का कार्ड क्या होता है? जो स्टूडेंट के लिए बनता है, उसमें स्टूडेंट का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड होता है। यही गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी में एबीसी का शुरू किया था। और इसका एबीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कीप द ट्रैक स्टूडेंट लोन के लिए कार्य नहीं होता है। टू स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट, जो भी स्टूडेंट का एकेडमिक क्रेडिट है, जहां जहां एजुकेशन प्राप्त किया है, उस सारा उसी कार्ड में रिकॉर्ड रहता है। यही आपका एबीसी का वर्क होता है। ठीक, एबीसी अलाउ द स्टूडेंट टू एक्यूमुलेट एंड ट्रांसफर क्रेडिट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद भी वहाँ एक जगह उसका सब क्रेडिट एक जगह, मतलब कि एबीसी कार्ड में जमा मतलब स्टोर रहेगा और वहां से वो मतलब देख सकता है। यानी कि एबीसी प्रणाली अलग अलग स्थानों से क्रेडिट अर्जित करने और संग्रहित करने की सुविधा देता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्या है? which of the, which regulatory body maintain the quality of technical education, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन को मेंटेन करता है क्या है? रेगुलेटरी बॉडी, वो आपका एआईसीटी है। क्या है? एआईसीटी जो होता है, यानी कि तकनीकी शिक्षा को मेंटेन करने के लिए एआईसीटी है। एआईसीटी इंश्योर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन को मेंटेन करता है। जो भारत में तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, वो कौन सा है? एआईसीटी है। यूजीसी क्या है? आपको पता ही है। नेक क्या है? और एनसीटी क्या है? नेशनल टीचर। और यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एजुकेशन, ठीक है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का देखता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूजीसी केयर लिस्ट? आखिर यूजीसी केयर लिस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो बताना है कि उसका पर्पस क्या है यूजीसी केयर लिस्ट का। रेगुलेट द मॉनिटर यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस, जी नहीं। रेगुलेट द पीएचडी एडमिशन ऑफ विनियमित करना। पीएचडी एडमिशन को तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात है, एग्जाम होता है, जैसे पैट का एग्जाम हो रहा है। प्रमोट द हायर क्वालिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, जो रिसर्च पब्लिकेशन होता है उसको प्रमोट कौन करता है? आपका यूजीसी ही रिसर्च को प्रमोट करता है। यानी कि सी ऑप्शन इज द फाइनेंशियल प्रोवाइड नहीं करता है यूजीसी। ठीक है, यूजीसी के लिस्ट मतलब होता है क्या कि हेल्प रिसर्चर्स आइडेंटिफाई क्वालिटी ऑफ जर्नल्स एंड अवॉइड द प्रेडेटरी पब्लिकेशन। यूजीसी के लिस्ट सूची शोधकर्ता को गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाएं पहचानने और नकली पत्रिकाओं से बचने में मदद करती है। यही यूजीसी का वर्क होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्या है? which ranking system evaluates Indian higher education institutions, यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा को मूल्यांकन करने वाली प्रणाली कौन सी है? जो आप इससे पहले भी रैंकिंग के लिए क्या बताए थे? एनआईआरएफ जो होता है रैंकिंग के लिए होता है। एनआईआरएफ रैंक्स इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द टीचिंग क्वालिटी। टीचिंग का क्वालिटी क्या है, रिसर्च कितना हुआ है, यानी कि यही आपका जो होता है एनआईआरएफ संस्थानों को शिक्षण गुणवत्ता अनुसंधान और प्रतिष्ठा के आधार पर रैंक प्रदान करता है, किसका किस यूनिवर्सिटी का कितना ग्रेडिंग है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 जो है सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्वयं? स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी विद एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंडक्टिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। क्या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम? नहीं। ऑफरिंग द फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पर जो होता है फ्री ऑनलाइन कोर्स होता है, आप यहाँ पर फ्री में जा करके स्वयं पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है, एजुकेशन का कोई चार्ज नहीं है, फंडिंग नहीं देता है
और रेगुलेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये भी उसका काम नहीं होता है। ठीक, यानी कि स्वयं जो होता है एक मुक्स प्लेटफॉर्म ऑफरिंग द फ्री एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन देता है यहाँ पे, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वयं में मिलता है, जो कि फ्री में मिलता है, उसका कोई चार्ज नहीं मिल लगता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। What was the primary mode of the education in गुरुकुल सिस्टम? गुरुकुल सिस्टम में शिक्षा का प्राथमिक तरीका क्या था? बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता था, उसका प्राथमिक तरीका शिक्षा का क्या था? प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है? प्रैक्टिकल एंड, हाँ जी हाँ, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस लर्निंग जो था प्राथमिक तरीका था शिक्षा का। क्लासरूम उस समय नहीं था, ऑनलाइन कोर्स नहीं चलता था, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक नहीं मिलता था, यानी कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, बच्चे को चिंतन मनन एकदम डीपली सोच सोच करके पढ़ाया जाता था, बच्चा भी उस चीज से समझ जाता था उस समय। इन द गुरुकुल सिस्टम्स स्टूडेंट लर्न थ्रू द डायरेक्ट एक्सप्रेशंस, ऑब्जर्वेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अंडर द गाइडेंस ऑफ ए गुरु। ठीक है, गुरुकुल प्रणाली में छात्र अनुभव, अवलोकन और व्यवहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से गुरु के मार्गदर्शन से सीखते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? हाउ वेर स्टूडेंट एडमिटेड टू गुरुकुल? गुरुकुल सिस्टम में कैसे स्टूडेंट प्रवेश होता था स्टूडेंट का? ठीक है, थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, उस समय एंट्रेंस एग्जाम होता था? नहीं होता था। बेस्ड ऑन द कास्ट, कास्ट पे नहीं होता था। गुरु एक्सेप्टेंस एंड स्टूडेंट डेडिकेशन, गुरु की स्वीकृति और स्टूडेंट की निष्ठा होती थी कि स्टूडेंट का कितना पढ़ाई के प्रति लगाव है, वो देखा जाता था। सरकारी सिलेक्शन उस समय कुछ भी नहीं था, यानी कि एडमिशन टू गुरुकुल वाज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट or wealth, but on the guru willingness to accept the student को accept करते थे। स्टूडेंट डेडिकेशन होना चाहिए लर्निंग के प्रति। गुरुकुल में प्रवेश जाति या धन पर निर्भर नहीं करता था, बल्कि गुरु की स्वीकृति और छात्र की निष्ठा पर आधारित था। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। What was the main objective of education in the गुरुकुल सिस्टम? गुरुकुल सिस्टम में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चे को शिक्षा देने का मेन तात्पर्य, मेन उद्देश्य क्या था? प्रिपेयरिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए? जी नहीं, कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए नहीं था वहाँ पे। गेनिंग नॉलेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन मोरल वैल्यू, यस, वहाँ पे क्या था? गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को गेन करना और अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, उस टाइप की शिक्षा, यानी कि आत्म अनुशासन और नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता था। कहाँ पर? गुरुकुल सिस्टम में। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज का लर्निंग नहीं था उस समय। अर्निंग डिग्री, और डिग्री के लिए लोग वहाँ पे नहीं पढ़ते थे, यानी कि मोरल एजुकेशन के लिए वहाँ पर ज्यादा शिक्षा दिया जाता था। ठीक, किसके साथ कैसा व्यवहार करना होता है, यानी कि द गुरुकुल सिस्टम्स फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, emphasizing moral values, discipline and spiritual growth rather than the just academic degree सिर्फ लेकर के वहां पर नहीं था। ठीक ना, गुरुकुल प्रणाली में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था, न कि केवल अकादमिक ज्ञान पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या है? व्हाट वाज द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द गुरुकुल सिस्टम? यानी गुरुकुल प्रणाली का आर्थिक मॉडल क्या था? क्या वहां पर मान लीजिए स्टूडेंट पेड फी गोल्ड, छात्र सोने के रूप में शुल्क देते थे? जी नहीं, वहां पर कोई भी फी निर्धारित नहीं था। एजुकेशन वाज द फ्री एंड बेस्ट गुरु दक्षिणा, हाँ, एजुकेशन क्या था? फ्री था, वहां पर कुछ भी नहीं लगता था, यानी कि स्टूडेंट जब शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद जो भी लगता था गुरुजी को दे देना है, वहां पर कोई फी नहीं था। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ अपना वहां पर दिया जाता था, जो कोई जबरदस्ती नहीं था। ठीक है, शिक्षा निःशुल्क थी, गुरुदक्षिणा के आधारित थी। गवर्नमेंट फंडेड नहीं, जी नहीं था, गवर्नमेंट कोई फंड वैसा नहीं था। स्टूडेंट्स वर्क पार्ट टाइम, फी नहीं। स्टूडेंट डिड नॉट पे फी बट ऑफर्ड गुरु दक्षिणा, ए वॉलंटरी ऑफरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन, छात्र का कोई शुल्क नहीं, छात्र वहां पर कोई शुल्क नहीं देते थे, बल्कि गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु को स्वेच्छा से कुछ प्रदान करते थे, कोई जबरदस्ती नहीं था। अभी तो खैर एजुकेशन क्या है? बिजनेस बन चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या है? Which subjects were commonly
थॉट इन गुरुकुल, यानी कि गुरुकुल में आमतौर पर कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? ओनली रिलीजियस, जी नहीं, सिर्फ रिलीजियस धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, हाँ साइंस, मैथमेटिक्स, वेदास एंड फिलोसफी, इसका ज्ञान उस समय दिए जाते थे। ओनली वारफेयर, सिर्फ युद्ध का कला तो नहीं, यानी कि सब मिला करके सब वहां पर गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाया जाता था। गुरुकुल प्रोवाइडेड ए well-rounded educations covering the subjects like Vedic literatures, mathematics, science, astronomy, ethics and philosophy। गुरुकुल में वेद, गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, नैतिकता आदि विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक, अब आते हैं कि जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में प्रवेश करते हैं। चलिए 15 क्या है? Which of the following is considered the most essential quality of effective teacher? यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता मानी जाती है? ठीक है, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टाइट रह के बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। मास्टरी द ओवर सब्जेक्ट नॉलेज में अगर मास्टरी हो तो पॉसिबल है। अगर आपका सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ होता है, गहरी पकड़ होती है, तो आप बच्चे को अच्छे से मतलब कि गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यूज ऑफ द पनिशमेंट देके पॉसिबल नहीं है, बच्चे को पनिशमेंट दे देते हैं। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स क्वेरीज मेंटेन अथॉरिटी, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एन इफेक्टिव टीचर मस्ट बी कीप डीप सब्जेक्ट नॉलेज क्या चाहिए? डीप होना चाहिए टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तभी आप कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं सही से, एंड गाइड स्टूडेंट इफेक्टिवली। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक के पास गहरे विषय ज्ञान की समझ होनी चाहिए ताकि अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझा सके और छात्रों को सही मार्गदर्शन दे सके, तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन द क्लासरूम? यानी कि आधुनिक वाला में दृष्टिकोण के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सोल अथॉरिटी ऑफ सोर्स नॉलेज, जी नहीं। एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ नहीं हो सकता है। पैसिव ऑब्जर्वर नहीं होता है। फैसिलिटेटर एंड गाइड द लर्नर प्रोसेस, टीचर क्या होता है? आधुनिक शिक्षा में फैसिलिटेटर होते हैं और गाइड करते हैं स्टूडेंट को कि कैसे पढ़ना है। अधिगम प्रक्रिया में मार्गदर्शक और सहायक का काम टीचर होते हैं। ठीक, इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही होगा। इन मॉडर्न पेडागोगी टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स who encourage the student to explore the analyze and develop problem solving skills rather than just providing direct knowledge। यानी कि आधुनिक शिक्षा शास्त्र में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, जो छात्रों को खोजने, विश्लेषण करने और समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन का एक्सपीरियंस के 7 आंसर। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ए गुड टीचर शुड फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल टीचिंग, यानी कि एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? मेमोराइजेशन और फैक्ट, जी नहीं। मेमोरी लेवल तो रटने का हो गया ना, कंप्लीट द सिलेबस, क्या सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा? जी नहीं। इनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, अगर बच्चे को आप कुछ करवा के सिखाते हैं, एक्टिविटी करवा के सिखाते हैं, तो उस बच्चे को क्या होता है? ज्यादा समझ में आता है, यानी कि आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक तरीका से करना। गिविंग फ्रीक्वेंट, जी नहीं। यानी कि एक गुड टीचर जो होता है शुड फोकस ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट्स एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करता है, क्रिएटिव एबिलिटीज करवा के देखा जाता है, रेदर देन द जस्ट मेकिंग ए मेमोराइजेशन फैक्ट। ये तो प्राइमरी लेवल टीचिंग होता है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक अच्छे शिक्षक कुछ छात्रों की विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान और रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ रटाने पर। ठीक, ये आपका आंसर 17 का इस तरह से है। अब 18 में आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस इन द टीचिंग, यानी कि शिक्षण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व होता है, ये बताना है। ठीक है, इट हेल्प टीचर्स कंट्रोलिंग द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, या शिक्षकों की छात्रों को सख्ती से नियंत्रित करने में, जी नहीं। सख्ती लाइएगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा,
वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं होता है। इट इनाबल द टीचर्स टू इट इनाबल्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स इमोशंस। जी हाँ, जो यहाँ क्या कर रहा है, शिक्षकों की छात्रों की भावनाओं को समझने, जो छात्र का भावना है समझने और प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। यानी कि अगर इमोशनल की बात करें, जो स्टूडेंट का उसमें क्या मूड है, क्या पढ़ने का है या नहीं है, तो उस टाइप से उस चीज को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, यानी कि इमोशनल जो होता है इंटेलिजेंस हेल्प्स टीचर्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विथ स्टूडेंट्स, मैनेज द क्लासरूम डायनामिक्स एंड प्रोवाइड ए सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होता है शिक्षकों को छात्रों के साथ मजबूत संबंध बनाने, कक्षा की गतिविधियों को प्रबंधित करने और एक सहयोगी शिक्षण वातावरण प्रदान करने में मदद करती है। ठीक, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, एक विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए टीचर इन स्टूडेंट असेसमेंट। यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट का असेसमेंट होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है असेसमेंट का। ठीक है, टू रैंक बेस्ड ऑन मार्क, क्या रैंक अच्छा जाएगा तो ये होगा जी, नहीं होगा। टू आइडेंटिफाई, क्या है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटजी। यानी कि सीखने की जो कमियों को पहचान करना और शिक्षण रणनीतियों में सुधार करना। आखिर जो हम बता रहे हैं बच्चे को समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, उस चीज को, उस कमी को देखना। ठीक है, यही एक असली असेसमेंट होता है। ये नहीं कि बच्चा को स्कूल में कॉलेज में अच्छा मार्क्स आ गया तो एक आप असेसमेंट कर सकते हैं बच्चा है, ठीक है, लेकिन जो लर्निंग गैप है उस गैप को लेके चलना, यही जो होता है एक गुड होता है टीचर और स्टूडेंट का असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट शुड बी, ये दोनों तो आपका होना ही नहीं है। स्टूडेंट असेसमेंट शुड बी यूज टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, एड्रेसेस द वीकनेस एंड इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। यानी कि मूल्यांकन का उपयोग छात्रों को अधिगम प्रगति को समझने, कमजोरियों की पहचान, कहाँ वीकनेस है उस चीज को देखना और शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन। का प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या होता है कक्षा का, ये बताना है आपका। टू इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ओवर स्टूडेंट, जी नहीं, ये नहीं होता है। टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, क्या होता है, टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। एक क्लासरूम का आपका होता है कि इफेक्टिव होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ओके, टू मेंटेन, जी नहीं, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है हेल्प्स इन द एंगेजिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट को कैसे एंगेज रखा जाए, क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट को कैसे क्लैरिफाई किया जाए, प्रमोटिंग द इंटरेक्शंस, मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। इससे क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि कक्षा संचार छात्रों की भागीदारी, अवधारणा को स्पष्ट करने और संवाद को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया एक प्रभावी बनती है। ठीक है, प्रभावी बनती है, ये शिक्षण प्रक्रिया का एक पॉइंट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द क्लासरूम। यानी कि कक्षा में सबसे अधिक किस प्रकार का संचार का उपयोग किया जाता है। जब क्लास होता है तो किस प्रकार के संचार का, नॉन वर्बल नहीं होता, इशारा वाला में बातें करना नॉन वर्बल होता है, मास कम्युनिकेशन नहीं होता है, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है कक्षा में होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच बातें होता है, इंटरपर्सनल सेम हो जाता है, इसलिए आपका आंसर सी यहाँ होगा। यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है ना इज मेनली इंटरपर्सनल होता है, वेयर टीचर और स्टूडेंट के एक्सचेंज द आइडिया का, मतलब कोई पॉइंट डिस्कस करना, एक्सचेंज आइडियाज हो गया, क्वेश्चन पूछा जाना, टॉपिक पर डिस्कस करना। कक्षा संचार में मुख्य रूप से जो होता है अंतर व्यक्तिगत संचार होता है, जहां शिक्षक और छात्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। 22 क्या है, व्हाट इज द मेन बैरियर टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। यानी कि प्रभावी
कक्षा संचार का मुख्य बाधा क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग जी, यहाँ क्या कह रहा है? मुख्य बाधा, बाधा बताना है, आपका बैरियर बताना है, ठीक है। यानी कि संचार में मुख्य बाधा क्या है? एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, ये सही है। क्लियर आर्टिकुलेशन होना चाहिए, ये भी सही है। स्टूडेंट एंगेजमेंट होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है? जो गलत है वो आंसर हो जाएगा। कक्षा में जो शोर होता है, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन होता है आपका, ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। यानी कि इफ बैरियर बताना है, अगर कक्षा में मान लीजिए शोर होता है तो क्या होता है? शोर अगर हो जाए तो क्लासरूम का जो टीचिंग है वो इफेक्ट होता है, यानी कि नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस इज द राइट ऑप्शन। गलत वाला ऑप्शन चुनना है, इसलिए सी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक्सटर्नल नॉइज, क्लासरूम डिस्ट्रैक्शंस एंड लैक ऑफ द अटेंशन कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यानी कि बाहरी शोर कक्षा में व्यवधान और ध्वनि की कमी प्रभावी शिक्षण में बाधा बन सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम? कक्षा में गैर मौखिक संचार की क्या भूमिका होती है? इट हेल्प्स कन्वे द इमोशंस एंड रेनफोर्स वर्बल मैसेज। यानी कि जी हाँ, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यह भावनाओं को व्यक्त करने और मौखिक संदेशों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। ये नहीं होता है, क्लैरिटी को अवॉइड किया जाए। हाँ, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, जो आपका गेस्चर्स होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, आप अगर गुस्सा में है तो आपको देख करके पता चल जाता है कि गुस्सा में, खुश है तो देख कर पता चलता है, वही होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन एंड एनहांस द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इशारे, चेहरे के हाव भाव, शरीर की भाषा मौखिक संचार को सुदृढ़ करते हैं और समझ को बढ़ाते हैं। यही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक। अब आते हैं 24 की ओर। Which teaching methods encourage the two-way communication? टू-वे कम्युनिकेशन किस टीचिंग मेथड्स में होता है वो बताना है। तो लेक्चर मेथड में वन वे होता है, यहाँ पर छात्र निष्क्रिय रहते हैं, पैसिव रहते हैं। हाँ, डिस्कशन मेथड जो होता है ये क्या होता है? टू वे होता है। आप प्रश्न करते हो और वहां से जवाब मिलता है, फिर वहाँ वो क्वेश्चन करें, टीचर क्वेश्चन करेंगे, आप या ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन कर लेना, ये क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। डिक्टेशन मेथड्स नहीं होता है, मेमोराइजेशन रटने का होता है, ठीक। यानी कि discussions promote the active participations where both the students and teachers exchange ideas। यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच जो आइडिया का एक्सचेंज होता है वो डिस्कशन मेथड में होता है, ठीक है। चर्चा सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जहां शिक्षक और छात्र दोनों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस इन ए क्लासरूम? यानी कि कक्षा में अधोगामी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? देखिए, जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा ना, स्टूडेंट डाउनवर्ड है। स्टूडेंट आस्किंग द क्वेश्चंस, ये डाउनवर्ड नहीं होता है। टीचर, ये टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट, जब टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं ये क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। क्योंकि स्टूडेंट नीचे होता है, टीचर ऊपर होते हैं, यानी कि एक शिक्षक द्वारा छात्रों को निर्देश प्रदान करना डाउनवर्ड होता है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, टीचर क्या है? हायर अथॉरिटी है। लोअर अथॉरिटी क्या है? स्टूडेंट्स हैं। यानी कि अधोगामी संचार उच्च प्राधिकारी शिक्षक से निम्न प्राधिकारी छात्रों की ओर प्रवाहित होता है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। Which factor improve the क्लासरूम कम्युनिकेशन इन द मोस्ट? यानी कि कक्षा संचार में सबसे अधिक सुधार लाने वाला कारक कौन सा है? टीचर क्लैरिटी इन स्पीच, यानी कि टीचर जो भी समझा रहे हैं उनका बात विचार जो होता है क्लियर होना चाहिए। जो स्पीच है वो सबसे क्लैरिटी होना चाहिए, यानी कि बच्चे को समझा रहे हैं, आपका स्पीच ही क्लियर नहीं है, आप सही से क्लासरूम में बोल ही नहीं पाते हैं, इससे बच्चा को समझ में नहीं आता है। कम्प्लेक्स वोकैब्युलरी का आप यूज नहीं कर सकते हैं, उससे भी एजुकेशन प्रभावित होता है। वन वे एक तरफा में नहीं होता, पार्टिसिपेंट लगा के भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक। यानी कि
क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिलीवरी, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंटेंट बेटर, स्पष्ट उच्चारण, संगठित प्रस्तुति छात्रों को विषय वस्तु से बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनाइजिंग इनहांस द स्टूडेंट इंटरेक्शन, कौन सा प्रश्न पूछने का सही तरीका छात्रों की सहभागिता को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब कि देखिए क्लोज इंटेंट में क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, ये आपका क्लोज इंटेंट का हो जाता है। ओपन इंटेंट में आप जो क्वेश्चन राइटिंग करते हैं, जैसे पेपर 2 अभी आपको आंसर लिखना होगा पैट के एग्जाम में, तो क्या होगा, ओपन इंटेंट हो गया। आप पूरे मतलब क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ लगाते हैं, जो आपने पहले पढ़ा है, किस टाइप से पढ़ा है, यानी कि वो क्वेश्चन जो होता है ओपन इंडेड होता है। यानी कि ओपन इंडेड जो होता है क्वेश्चन इनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीपर डिस्कशन होता है, यानी कि खुले प्रकार के प्रश्न आलोचनात्मक सोच और गहरी चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हाउ कैन ए टीचर हैंडल डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट इन ए क्लास, एक शिक्षक कक्षा में अव्यवस्थित छात्रों को कैसे संभाल सकता है। जो छात्र मान लीजिए पढ़ने वाला नहीं है, इधर उधर करता है, उस छात्र को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इग्नोरिंग देम कंप्लीटली, उसको नजरअंदाज कर देंगे तो क्या होगा, और ही नहीं पढ़ पाएगा। यूजिंग फिजिकल पनिशमेंट, जी नहीं, उसको आप जो ज्यादा पनिशमेंट देंगे ये भी तो उससे नहीं पढ़ पाएगा। इंगेजिंग द देम थ्रू द एक्टिव लर्निंग, उसको इंगेज करके रखना है, उसको जिस चीज में मन लग रहा है उसी टाइप से उसको पढ़ा देना है, यानी कि सक्रिय शिक्षण को शामिल करके उसको हम पढ़ा सकते हैं। जो लड़का पढ़ने वाला नहीं भी है, उस क्लास से बाहर कर देंगे तो उसका ऐसे भी नहीं पढ़ पाएगा। यानी कि डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्टिवली इंगेज, उसको अगर एंगेज करके रखा जाए यूजिंग पार्टिसिपेटिव टीचिंग टेक्निक, अव्यवस्थित छात्रों को सक्रिय शिक्षण तकनीकों के माध्यम से शामिल करना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ टू असेस द क्लासरूम कम्युनिकेशंस इफेक्टिवनेस, कक्षा में संचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, अच्छा तरीका क्या है वो बताना है। स्टूडेंट फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का फीडबैक मिले और पार्टिसिपेट करे, यही एक क्लासरूम कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस है। ठीक है, ये सब इसमें सुटेबल नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इंश्योर द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पॉजिटिव फीडबैक, यही वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जो आपको फीडबैक मिलता है और पॉजिटिव स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक मिलता है। प्रभावी संचार सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक छात्र प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, which of the following is a most significant function of the mass media in democratic society, यानी कि लोकतांत्रिक समाज में मास मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। इंटरटेनमेंट करना, जी नहीं। स्प्रेड देना, प्रोपेगेंडा चलाना, नहीं। इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग द पीपल, जनता को सूचित और शिक्षित करना, यही मास मीडिया का मेन काम होना चाहिए। अभी तो खैर क्या चल रहा है पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इन्फॉर्मिंग द एजुकेटिंग द पीपल, ठीक है। इन द डेमोक्रेसी मास मीडिया प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स, फोस्टर डिबेट एंड इंश्योरिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, यानी कि लोकतंत्र में मास मीडिया नागरिकों को सूचित करने, बहस को बढ़ावा देने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is not a characteristic of mass communication, इसमें कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मास कम्युनिकेशन का विशेषता नहीं है वो बताना है। ठीक, तो वन वे कम्युनिकेशन, जी नहीं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें लार्ज ऑडियंस रीच ज्यादा ऑडियंस होते हैं, यस ये बात भी सही। देखिए इसमें कौन है, नोट, यानी कि आपको नहीं वाला करना है, क्या करना है, नहीं वाला करना है, तो इसको देख लिया जाए। वन वे कम्युनिकेशन एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, सही है। लार्ज ऑडियंस भी होते हैं, बात सही है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या है, नोट
कौन करेक्टर नहीं है, उसमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता है। यानी कि मास मीडिया में क्या होता है, उसमें इंस्टेंट तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। तुरंत फीडबैक किससे मिलता है, आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, आप मैसेज करते हैं तो उधर से मैसेज मिलता है। यानी कि वहां पर इंस्टेंट मैसेंजर उसको बोलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम। ठीक है, यानी कि इसमें गलत वाला चुनना है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वहां पर फीडबैक नहीं मिलता है। ठीक, mostly one way and lack student personal feedback unlike the interpersonal communications। जी हाँ, यानी कि जन संचार मुख्य रूप से एक तरफा होता है, तत्काल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो कि अंतर व्यक्ति संचार में होती है। 32 क्या है, which of the following media is considered both print and electronic media। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में आता है। न्यूज़पेपर सिर्फ क्या आता है, प्रिंट मीडिया है। रेडियो भी नहीं आता है। यानी कि ई न्यूज़पेपर जो होता है आपका दोनों में आता है, प्रिंट मीडिया में भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता है, दोनों तरीका से इसको देखा जाता है। यानी कि ई न्यूज़पेपर combine the traditional print media newspapers and with digital electronic platforms making them a hybrid medium। इन न्यूज़पेपर पारंपरिक प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों का संयोजन है जो कि एक मिश्रित माध्यम बनाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाउ डज मास मीडिया इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। यानी कि मास मीडिया जो होता है पब्लिक ओपिनियन को कैसे प्रभावित करता है ये बताना है। बाय प्रेजेंटिंग अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, जी नहीं, मतलब कि जो भी निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है। बाय फ्रेमिंग इशू इन स्पेसिफिक वे, यानी कि मुद्दों को एक विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करना होता है कि आखिर बात क्या है, यही मास मीडिया करता, उसका काम होता है। ठीक है, यानी कि मास मीडिया जो होता है शेप पब्लिक परसेप्शंस बाय डिसाइडिंग हाउ इश्यूज आर प्रेजेंटेड, किस तरह समस्या को प्रेजेंट करना है। एजेंडा सेटिंग एंड फ्रेमिंग, यानी कि मास मीडिया जन धारणा को प्रभावित करता है क्योंकि यह तय करता है कि मुद्दों को कैसे प्रस्तुत किया जाए और एजेंडा सेटिंग और फ्रेमिंग कहा जाता है। ठीक, अब 34 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ मास मीडिया टुडे, यानी कि आज मास मीडिया की विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। मास मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट्स, बढ़ती साक्षरता दर, जी नहीं। राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज, आज जो क्या है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलता है, यही एक मास मीडिया का बिगेस्ट क्रेडिबिलिटी है, बहुत बड़ा मतलब उसके विश्वसनीयता पर सवाल उठता है फेक न्यूज चलाने वाले पर। ठीक है, यही एक दिक्कत है, यानी कि द रैपिड स्पीड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैज मेड इट डिफिकल्ट, यानी कि फेक न्यूज जो होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश क्रेडिबल न्यूज सोर्सेज। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना और फर्जी खबरों को तेजी से प्रसार ने विश्वसनीय समाचार को स्रोतों को पहचानना कठिन बना दिया है। हम आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। Which research method is best suited for solving immediate classroom problem? Immediate किसमें होता है आपका, immediate दिखे, improvement दिखे, डायरेक्ट आप एक्शन रिसर्च पे हिट करिएगा बिना टाइम लगाए। ठीक है, इमीडिएट दिखे, इम्प्रूवमेंट दिखे, एक्शन रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल कॉज एंड इफेक्ट होता है, किसमें होगा आपका, एक्शन रिसर्च होगा, हम टिक भी कर दिए थे। क्या होगा आपका यहाँ पर, एक्शन रिसर्च होगा। इमीडिएट दिखे या इम्प्रूवमेंट दिखे, क्वालिटेटिव नहीं होता है, जी नहीं। यानी कि एक्शन रिसर्च जो होता है सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन ए लोकलाइज्ड सेटिंग्स सच एज इम्प्रूविंग क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी। क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होता है, जैसे कि कक्षा में शिक्षण विधियों में सुधार इससे होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Which type of research involve manipulation variable, यानी कि वेरिएबल का मैनिपुलेशन कहाँ होता है, हेरफेर जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हेरफेर होता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च अभी तुरंत बता दिए क्या होता है, केस जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वालिटेटिव क्या होता है,
जो आपका वर्ड्स के फॉर्म में होता है, डेप्थ स्टडी होता है, ओपन एंडेड होता है, वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेट कहाँ होता है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर द कंट्रोल कंडीशंस, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों में स्वतंत्र चरों में परिवर्तन करके उनके आश्रित चरों पर प्रभाव का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 37, Which research method is best for understanding human experiences and perspective, यानी कि मानव के अनुभवों और दृष्टिकोण को समझने के लिए कौन सा अनुसंधान सबसे अच्छा है वो बताना है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एक लिमिटेशंस रहता है। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। यानी कि क्वालिटेटिव जो होता है उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंटल कॉज इफेक्ट हुए करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कंडीशंस में मैनिपुलेशन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है। क्वालिटेटिव रिसर्च को जो होता है इसको मतलब कि मानव अनुसंधानों में गुणात्मक अनुसंधान जो होता है इसको लिया जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इसमें टीचर जो होता है स्टूडेंट को कुछ भी पॉइंट समझाते हैं, अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस्ड ऑन द इन डेप्थ एक्सप्लोरेशंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस यूजिंग द इंटरव्यू, क्या होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है ऑब्जर्वेशंस एंड केस स्टडीज, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान मानव अनुभवों की गहराई से जांच पर केंद्रित होता है। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन और केस स्टडी का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। तो जेंडर न्यू थ्योरी, जी नहीं, नया थ्योरी डेवलप करना ऐसा नहीं होता है। सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अगर आपका अप्लाइड रिसर्च जहां भी दिखेगा, ठीक है, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जहां भी सॉल्व किया जाता है वो अप्लाइड रिसर्च होता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, जहां पे इम्प्रूवमेंट इमीडिएट की बात आएगा वहां आप एक्शन रिसर्च करिएगा। ठीक है, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर, जी नहीं, ये नहीं होता है। यानी कि अप्लाइड रिसर्च जो होता है सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किया जाता है वो अप्लाइड रिसर्च है। ऑफन यूज्ड इन बिजनेस, मेडिसिन एंड एजुकेशन, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, जो कि अक्सर व्यवसाय, चिकित्सा और शिक्षा में उपयोग किया जाता है। ठीक, अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य, मुख्य विशेषता क्या है। न्यूमेरिकल डाटा, पहला ऑप्शन ही सही है। क्वालिटेटिव क्या होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है, जबकि क्वांटिटेटिव आपका न्यूमेरिकल डाटा में होता है, वही आपका क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है एक्चुअली इन द मेजरेबल डाटा के फॉर्म में होता है, यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है टू एनालाइज एन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है मापने योग्य डेटा से संबंधित होता है और चरों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है, यही आपका क्वांटिटेटिव का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है भाई। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिक्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। कंट्रोल ग्रुप जो है एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि कंट्रोल ग्रुप जो है नियंत्रण समूह, प्रायोगिक समूह की में आवश्यकता होती है। इसकी कंट्रोल कंडीशंस होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू नहीं, केस स्टडी मेथड नहीं। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इन्वॉल्व कंपैरिजंस बिटवीन टू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स टू डिटरमाइन द कॉजल रिलेशनशिप। किसका पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है। कंट्रोल ग्रुप का कंट्रोल होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण और प्रायोगिक समूहों के बीच तुलना की जाती है ताकि कारणात्मक संबंधों को निर्धारित किया जा सके। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, ये क्या है, विच रिसर्च मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एजम्पशंस होता है, टेंटेटिव आइडिया होता है
की क्या आइडिया है, यानी कि परिकल्पना, परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन सा अनुसंधान तरीका उपयुक्त है वो बताना है। तो एक्शन रिसर्च उसमें नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसमें होता है, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है, अभी वर्ड के फॉर्म बताए थे, केस स्टडी सिर्फ रिव्यू करके पढ़ना वो केस स्टडी होता है, यानी कि कोई भी पॉइंट को देखना। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, टेस्ट हाइपोथेसिस यूजिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। प्रायोगिक अनुसंधान नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है जिससे कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। ठीक। 42 क्वेश्चंस क्या है, Which of the following is a key features of qualitative research? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की मुख्य विशेषता है। देख क्वालिटेटिव क्या होता है, स्टैटिस्टिकल किस में होता है, क्वांटिटेटिव में होता है, तो ये तो इसका होगा नहीं, यानी कि फोकस ऑन द डेप्थ रेदर देन ब्रीथ, यानी कि जो फोकस डेप्थ किया जाता है, चौड़ाई की बजाय गहराई पर ध्यान दिया जाता है, वही आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, इन डेप्थ स्टडी। ओके, इससे आपका क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अनलाइक क्वांटिटेटिव क्या होता है, मतलब कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव में फोकस ऑन नंबर फोकस किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान जो है मानव व्यवहार की गहराइयों से समझ विकसित करता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान संख्याओं पर केंद्रित होता है। इस तरह से दोनों स्पष्ट हो गया। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रिसर्च टाइप फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग, यानी कौन सा अनुसंधान प्रकार वैज्ञानिक निष्कर्षों और वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग पर केंद्रित होता है, ये बताना है। तो अप्लाइड रिसर्च, क्या इससे पहले ही पढ़े हुए हैं कि अप्लाइड रिसर्च जो होता है समस्याओं का समाधान करने के लिए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाइड रिसर्च ही होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता है। बेसिक अलग हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च अलग हो गया। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च यूज साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अनलाइक बेसिक रिसर्च विच फोकस ऑन थ्योरी। बेसिक क्या करता है, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करता है। अप्लाइड रिसर्च यूज साइंटिफिक नॉलेज, यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके वास्तविक समस्याओं को हल करता है, जबकि मौलिक अनुसंधान सिर्फ सिद्धांत पर केंद्रित होता है। ठीक, अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि इसमें एक्शन रिसर्च का क्या एग्जांपल है वो बताना है। टेस्टिंग एंड न्यू ड्यूरिंग लेबोरेटरी फॉर्म में, जी नहीं, एक्शन होता है, नहीं होता है। सर्वे करना नहीं होता है। स्टडिंग द एंशिएंट टेक्स्ट अंडरस्टैंड द पास्ट सोसाइटीज, ये भी नहीं होता है। यानी कि एनालाइजिंग द स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न टू इम्प्रूव टीचिंग, यही आपका क्या होता है, एक्शन रिसर्च का पार्ट होता है। यानी कि शिक्षण में सुधार के लिए छात्रों को परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करना, कैसे एग्जाम में स्टूडेंट को गुड मार्क्स आए, इसीलिए। एक्शन रिसर्च फोकस ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम, क्या होता है, इमीडिएट इंप्रूवमेंट के लिए होता है, स्पेशली एजुकेशनल एंड सोशल सेटिंग्स। क्रियात्मक अनुसंधान तत्काल समस्या समाधान पर केंद्रित होता है, खासकर शैक्षिक और सामाजिक संदर्भों में। ठीक, अब आते हैं 45 नंबर, in quantitative research what does high correlation coefficient indicate, मात्रात्मक अनुसंधान में उच्च सहसंबंध कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या दर्शाता है, ये बताना है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है वही आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। यानी कि हाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस वेरिएबल आर स्ट्रांगली रिलेटेड बट डज नॉट इम्प्लाई कॉजन, यानी कि उस सहसंबंध गुना दर्शाता है कि चर आपस में मजबूत रूप से संबंधित हैं, लेकिन इसका मतलब कारण प्रभाव नहीं होता है। यही आपका क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का पॉइंट है। ठीक, अब 46 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्या है, Which research design is best for studying the cause and effect relationship? cause और effect किसमें होता है, इससे पहले बहुत बार बताया हुआ है।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट होता है। ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है किसमें? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अंडर कंट्रोल कंडीशंस होना चाहिए, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों में चर परिवर्तन का करके कारणात्मक निर्धारण करता है। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच रिसर्च मेथड is most likely to use interviews and open-ended questions? कौन सा शोध तरीका इंटरव्यू और खुले प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करता है? इससे पहले बता चुके हैं। क्वालिटेटिव में हो, क्वांटिटेटिव क्या होता है? ऑप्शन नियमित रहता है। एक्सपेरिमेंटल कॉज एंड इफेक्ट होता है, यानी कि आपका जो आंसर राइटिंग करते हैं इंटरव्यू और ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? कलेक्ट द नॉन न्यूमेरिकल डाटा थ्रू द इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस टू एक्सप्लोर द ह्यूमन एक्सपीरियंस। जी हाँ, गुणात्मक अनुसंधान जो होता है गैर संख्यात्मक डेटा एकत्र करता है, जैसे कि साक्षात्कार और अवलोकन के माध्यम से, जिससे मानव अनुभवों की खोज की जाती है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च? गुणात्मक अनुसंधान की प्रमुख सीमा क्या है? प्रमुख सीमा क्या है? इटलेक मतलब कि इटलेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता है इसमें। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट जो होता है क्वांटिटेटिव का है, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, नंबर के फॉर्म में होते हैं। जी हाँ, इससे आपको क्लियर हो गया होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। ये सब तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है फोकस ऑन द सब्जेक्टिव डाटा। क्वालिटेटिव किस पे फोकस करता है? सब्जेक्टिव पे फोकस करता है। मेकिंग इट हार्डर टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई नहीं करता है। यानी गुणात्मक अनुसंधान व्यक्ति प्रयोग डेटा पर केंद्रित होता है, जिससे संख्या विधियों में लागू करना कठिन हो जाता है, यानी उसमें लागू वो नहीं होता। ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक, अब आते हैं 49। Which research method is ideal for testing new drugs effectiveness? किस अनुसंधान विधि का उपयोग नई दवा को प्रभावशीलता जांचने के लिए किया जाता है? यानी कि नया नया दवाई बनता है, किस में बनता है? जैसे कोरोना वायरस हुआ तो कोविड टीका बना, तो इसमें जो होता है एक्शन रिसर्च क्या होता है? ऑलरेडी बताया हुआ है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्कस्ड है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इसमें ड्रग्स का नया नया मतलब एक्सपेरिमेंट करके ड्रग्स बनाया जाता है। ठीक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है टेस्ट मेडिकल इंटरवेंशंस इन कंट्रोल सेटिंग्स ऑफन यूजिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स। किसमें होता है क्लिनिकल ट्रायल्स? आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है ना। प्रायोगिक अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों में चिकित्सा हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है, जैसे कि क्लिनिकल परीक्षण होता है। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ? यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? जो दल बदल होता है ये आपका 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें दल बदल का है, पार्टी बदल लेना, किसी का जीता हुआ एमएलए है हट जाना। यानी कि 10th शेड्यूल एडेड बाय द 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 deals with the anti defection law to prevent the political defections। 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10th 51 नंबर क्वेश्चंस। Which article empower the parliament to amend the constitution? कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जिससे संविधान में संशोधन होता है? आर्टिकल 368। क्या है आपका आर्टिकल 368 जो होता है संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड द प्रोसीजर्स फॉर अमेंडिंग द constitutions including simple
स्पेशल एंड रेटिफिकेशन अमेंडमेंट यानी कि अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जिसमें साधारण, विशेष और अनुसमर्थन संशोधन शामिल है। ठीक, अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? 552 है। कितना है? 552, यानी कि आर्टिकल 81 स्टेट दैट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552 इंक्लूडिंग द 530 फ्रॉम स्टेट से, 20 गो यूनियन टेरिटरी से और 2 गो नॉमिनेटेड हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना है? 552 है, इसमें 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which amendment remove the right to property from the fundamental right? Right to property क्या था? पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया? किस संशोधन से हटा दिया गया वो बताना है। तो 44 अमेंडमेंट से जो होता है इसको निकाल दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यानी कि 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम फंडामेंटल राइट से एंड मेड इन लीगल राइट टू आर्टिकल 300A में इसको जोड़ा गया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया कि आपका ये प्रॉपर्टी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्या रहा? ये कानूनी अधिकार रहा। ठीक, अब 54 नंबर क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 ग्रांट इन इलेक्शन कमीशंस टू द पावर ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशंस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है सब कौन कंडक्ट करता है? चुनाव आयोग करता है आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की शक्ति दी गई है। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी व्हिच ड्राफ्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय संविधान का तैयार किया था पूरा। उनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा संविधान बनाने में। ठीक, अब 56 नंबर क्वेश्चन से आते हैं, which part of the Indian Constitution deal with the directive principle of state policy। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP से संबंधित है? तो ये भाग 4 हो जाएगा, पार्ट 4 हो जाएगा जो DPSP से संबंधित है। DPSP मेंटेन द पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51, कितना आर्टिकल है? 36 से 51, एंड गाइड द गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। DPSP भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए सरकार को कानून बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 साल। कितना? 25 साल में लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इनका कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होता है, मिनिमम एज लिमिट है, लेकिन स्टूडेंट में होता है। ठीक है, एज पर आर्टिकल 84B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन मस्ट बी एट 25 years old टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। यानी कि अनुच्छेद 84B के अनुसार जो है सो किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, वही एलिजिबल है लोकसभा सदस्य बनने के लिए। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 30 साल। 30 साल जो होता है
राज्यसभा बनने के लिए कम से कम आयु होना चाहिए 30 साल में ही राज्यसभा सांसद का कोई चुनाव लड़ सकता है। एज पर आर्टिकल 34B The Indian Constitution, a person must be at least 30 years old to become a member of the Rajya Sabha। अनुच्छेद 84B के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना आवश्यक है, तभी वो राज्यसभा सदस्य बन सकता है। ठीक, अब 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि मैक्सिमम एज क्या है लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए, मतलब मैक्सिमम एज, इनका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग फर्स्ट एग्जाम में फंसिएगा नहीं कि 60 दे देगा, 70 दे देगा, 75, जब तक कि लोग लीडर जिंदा रहेंगे तब तक वो नेता बने रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनका कोई एज लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम एज लिमिट, जब तक चाहे तब तक नेता बने रह सकते हैं। यही तो हमारे देश का यह है। ठीक है, यानी कि नो मैक्सिमम एज लिमिट, लेकिन स्टूडेंट का क्या होता है, एक एज लिमिट होता है। एक्सप्लेनेशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी अपर एज लिमिट फॉर द कंस्ट्रक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा और राज्यसभा में कोई एज लिमिट नहीं है। भारतीय संविधान लोकसभा या राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, यानी कि नो मैक्सिमम एज लिमिट आपका इधर राइट आंसर। ठीक, अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एट व्हाट मिनिमम एज कैन ए पर्सन बी अपॉइंटेड एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए स्पीकर कौन बनता है, जो मतलब सांसद जीत के जाता है जनता के द्वारा चुनाव में, वही उसी में एक कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बनता है। जैसे अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उनका आयु न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल होना चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए भी एज 25 साल होना चाहिए। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, जो चुनाव के थ्रू आते हैं लोकसभा में। सिंस द मिनिमम एज टू लोकसभा वाला एज जो मेंबर 25 इयर्स है, मस्ट बी एट लीस्ट 25 इयर्स ओल्ड टू बिकम ए स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों से किया जाता है। चूंकि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसलिए अध्यक्ष बनने के लिए भी व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। इस तरह से आज हमने ओवरऑल 50 क्वेश्चन पेपर 1 का डिस्कस कर लिया है। जिनको भी कुछ कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप लोग के लिए एक सूचना देना चाह रहे हैं, जिन लोगों को क्विज लगाना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, मेरे चैनल पे पोस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं कितना मार्क्स आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, ताकि आप लोग का भी पैट क्वालिफाई हो। Thank you for watching for this video.